गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस श्रीशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूं मेरे विधिक छात्रों के लिए। जानिए, हमारे कानून के अंदर हम लोग बात करेंगे संज्ञान अपराध कैसे होते हैं और उसको न्यायालय में उसकी परिसीमा क्या होते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चलते वीडियो की तरफ। किसी भी सिविल प्रकरण में परिसीमा अधिनियम 1961 के अधीन प्रकरण की परिसीमा से बांधा गया है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कम गंभीर प्रकृति के अपराधों की परिसीमा की अवधि से बांधने का प्रयास किया गया है। दंड विधि का ये सामान्य सिद्धांत है कि अपराध कभी समाप्त नहीं होता और यदि किसी कथित व्यथित पक्षकार के विरुद्ध कोई अपराध घटित हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यथित पक्षकार को न्याय मिलना ही चाहिए। तो जो अपराध की जो नेचर है, अपराध की जो प्रकृति है, अपराध कितना गंभीर है, तो उस अपराध कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे किसी का मर्डर हुआ है तो कोई सब मर गया, तो अपराध कभी सिर्फ समाप्त नहीं होता है। तो हर पक्षकार को न्याय अवश्य मिलना चाहिए, परंतु छोटे अपराध तथा कम गंभीर प्रकृति के अपराधों के संबंध में परिसीमा की अवधि निर्धारित की गई है। कितने समय तक न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान लेगा तथा कितने समय बाद न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इस वीडियो के माध्यम से दांडिक मामलों में परिसीमा से संबंधित समस्त प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 से संबंधित है। आपराधिक मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान करने की परिसीमा, इसके बारे में बात करेंगे। समय बीतने के साथ साथ साक्ष्यों में स्मृति धूमिल पड़ती है, भूल जाते तथा अभिसाक्ष्य कमजोर होते हैं। अपराध के प्रति समाज की गंभीरता कमजोर हो जाती है तथा अपराधी के मन में दंड का भय कम हो जाता है। अपराधी के मन में दंड का भय कम हो जाता है। इस उद्देश्य से सन 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता लागू होने के पूर्व अपराधों के अभियोजन की परिसीमा के संबंधी नियम विशेष स्थानीय विधियों द्वारा निर्धारित किए गए थे, परंतु वह सभी जगह एक समान लागू होना चाहिए उनको। और किसी भी अपराधी के मन में ये भय होना चाहिए कि अपराध के प्रति अपराध में अपने समाज में कम करना है, क्योंकि अपराधी के मन में जब भय ही नहीं होगा तो अपराध आए दिन अपराध बढ़ते जाएंगे। तो अपराधों को कम करने के लिए उसके मन में भय होना अति आवश्यक है, उसके मन में पुलिस का डर होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं नहीं थे इन्हीं सभी कारणों के सन 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों के संज्ञान के लिए निश्चित सीमा निर्धारित की गई है, ताकि अपराध की गंभीरता बनी रहे तथा न्याय निर्णय तत्परता से हो सके और उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। सीआरपीसी 1973 के प्रस्तुत अध्याय 36 में अपराधों की गंभीरता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने की विभिन्न परिसीमा निर्धारित की गई है। परिसीमा का सिद्धांत कम से कम गंभीर अपराधों के प्रति लागू किया गया, जो केवल जुर्माने या 3 वर्ष के तक कारावास के दंड से दंडनीय है। गंभीर अपराधों के लिए संज्ञान के लिए परिसीमा लागू नहीं की गई है। गंभीर अपराधों के लिए संज्ञान जो एविडेंस है उसकी परिसीमा लागू अभी तक नहीं की गई है। धारा 468 सीआरपीसी की धारा 468 1973 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के संबंध में। अपराधों की परिसीमा से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 क्या कहती है? सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण धारा। इस धारा में अपराधों के संज्ञान हेतु निश्चित परिसीमा निर्धारित की गई है, जो विभिन्न अपराधों के लिए दंड की अवधि पर आधारित है। इस धारा के अनुसार परिसीमा काल समाप्त हो जाने के पश्चात अपराध का संज्ञान लेना वर्जित होगा। अर्थात उपधारा 2 में दी गई है, परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा और नहीं किया जाएगा। पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह AIR 1981 के मामले में
प्रकरण में कहा गया कि यदि विचारण परिसीमा द्वारा वर्जित पाया जाता है तो समस्त कार्रवाई अस्तित्वहीन मानी जाएगी। रंजन पटेल बनाम उड़ीसा राज्य के प्रकरण में कहा गया है, जहां दोषी सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय ने अभियोजन को कालाबाधित पाया गया और उसे ऐसे अभियोजन के अधीन दोषी सिद्धि को अपास्त किया जाएगा। करेंगे आसान तरीके से। इस धारा में परिसीमा संबंधी उपबंध ऐसे अपराधों के प्रति लागू नहीं होंगे जो 3 वर्ष से अधिक अवधि की कारावास से दंडनीय नहीं है। यदि कोई अपराध 7 वर्ष के कारावास के अवधि से दंडनीय हो तो उक्त दशा में धारा 468 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यह बात तय है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की 468 धारा केवल सिर्फ 3 वर्ष के दंड के अपराधों के लिए संबंध में उल्लेखित कर रही है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज में देखिए क्या है कि 468 जो सीआरपीसी की धारा है वह सिर्फ 3 वर्ष के दंड के अपराधों के लिए उल्लेख करती है, अर्थात ऐसे अपराध जिन्हें केवल 3 वर्ष तक का कारावास के प्रावधान दिए गए हैं तथा उन अपराधों के संबंध में ही धारा 468 लागू होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, 3 वर्ष की जो भी सजा है उसके अंदर ही धारा 468 लागू होगी सीआरपीसी की। 3 वर्ष से ऊपर के कारावास के अपराध के संबंध में धारा 468 लागू नहीं होती है। यदि कोई अपराध 3 वर्ष से अधिक कारावास से संबंधित है तो ऐसे अपराध के संबंध में कोई परिसीमा अवधि नहीं होगी। 3 वर्ष से अधिक कारावास के अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। इन 3 वर्षों के अपराध की परिसीमा के लिए समय का निर्धारण किया गया धारा 468 की उपधारा 2 के अनुसार। ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है उनका संज्ञान करने की अवधि 6 माह तक की होगी। नंबर 2, ऐसे अपराध जिनमें 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उन अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान किए जाने की अवधि 1 वर्ष तक की होगी, अर्थात कोई भी मजिस्ट्रेट इस प्रकार के अपराध का संज्ञान जिसमें 1 वर्ष तक का प्रावधान रखा गया है या 1 वर्ष बीत जाने तक ले सकता है। या तो 1 वर्ष का प्रावधान रखा गया या 1 वर्ष उसकी सजा को हो चुका है तो वह संज्ञान ले सकते हैं। धारा 468 की उपधारा 2 ये कहती है। नंबर 3, ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष तक के कारावास का उल्लेख किया गया है इन अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा 3 वर्ष तक की परिसीमा की अवधि रखी गई है, अर्थात मजिस्ट्रेट इन 3 वर्षों में कभी भी अपराध का संज्ञान कर सकता है, परंतु इन 3 वर्ष के बीत जाने के बाद किसी भी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा जो 3 वर्ष से अधिक कारावास से संबंधित अपराध है। ये सिर्फ परिसीमा जो दी गई है वो 3 वर्ष के अपराध के लिए दी गई है, उल्लेखित करती है। हरनाम सिंह बनाम एवरेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी 2004 की क्रिमिनल लॉ जनरल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मामले में भारतीय संहिता की धारा 420, 471, 474 के अंतर्गत गंभीर आरोप थे जो सभी 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है, तो यहाँ पे धारा 468 लागू नहीं होगी। विचारण न्यायालय ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में धारा 68 की परिसीमा संबंधित उपबंध लागू नहीं होते और प्रकरण का संज्ञान किया जा सकता है। प्रकरण को इस आधार पर उच्च न्यायालय में विवेचित किया गया और निचली अदालत द्वारा परिवाद को परिसीमा के प्रश्न पर विचार किए बिना ही खारिज कर दिया जाना न्यायोचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के उपबंधों को विचार में लिए बिना परिवाद को खारिज कर दिया। अपील में उच्चतम न्यायालय में अनिश्चित किया गया कि परिवाद धारा 195 के अंतर्गत परिसीमा अवधि के बाधित नहीं होने के कारण इस मामले में 468 के अधीन परिसीमा समाप्ति के कारण संज्ञान के वृजन का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे अभिनिश्चित जो समय था वहां पे परिसीमा समाप्ति के कारण संज्ञान के वृजन पर लागू नहीं होगा।
महेंद्र नाथ दास बनाम लोक अभियोजक 1969 के क्रिमिनल लॉ जर्नल के कलकत्ता के प्रकरण में कहा गया कि धारा 468 के अपराधों के संज्ञान की परिसीमा की संबंधी उपबंध में किसी प्रकार की संवैधानिक अवैधता नहीं है तथा वे संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित उचित विचारण के पूर्णतः अनुकूल है। अनुच्छेद 21 कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। यह परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध भी नहीं है। रमेश तथा अन्य तमिलनाडु राज्य AIR 2005 की सुप्रीम कोर्ट के 1979 में वाद में अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना तथा क्रूरता के भारतीय संहिता धारा 498 दहेज के संबंध में और धारा 406 दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप थे उस व्यक्ति पर, अपराधी पर। परिवादिनी पत्नी द्वारा 3 वर्ष के भीतर परिवाद दायर किया गया कि जिसका अभियोजन की ओर से 468 के अधीन परिसीमा बाधित होने के आधार पर विरोध किया, लेकिन न्यायालय ने विनिश्चित किया कि प्रकरण के अन्वेषण तथा जांच और आरोप पत्र दाखिल करने के विलंब के कारण परिवाद का सम्यक संज्ञान नहीं किया जा सका। इसके अलावा अभियुक्त के पति ने मामले को अन्य स्थान पर अंतरित की जाने की हेतु पिटीशन दायर की, जिसके कारण भी संज्ञान किए जाने हेतु समय सीमा की अनदेखी करते हुए उसका विचारण किया जाना न्यायोचित था। जो पति पत्नी थे उन दोनों पति ने पिटीशन लगाई कि उसको अंतरित किया, ट्रांसफर कराया उस केस को, और वहां पे संज्ञान नहीं ले पाए विचारण, तो न्यायोचित था ये चीज। परिसीमा काल का प्रारंभ कब होता है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 468 के अधीन परिसीमा काल का निर्धारण कर दिया गया है। फिर भी प्रश्न आता है कि धारा 468 के वर्णित परिसीमा अवधि की गणना किस दिन से प्रारंभ होती है? परिसीमा काल का प्रारंभ अपराध की तिथि से ही माना जाएगा, परंतु धारा 469 में इसके 2 अपवाद दिए गए हैं। वो अपवाद क्या है? हम लोग उस अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे। जहां अपराध से पीड़ित व्यक्ति या पुलिस को ये ज्ञात ना हो कि अपराध कब घटित हुआ हो, तो जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी होती है तो उसी दिन से परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी। नंबर 2, यदि ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है तो परिसीमा की अवधि उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन से प्रथम बार अपराधी का पता चलता है। तो ये 2 अपवाद दिए गए हैं, इन अपवादों को आपको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 470 के बारे में। धारा 470 क्या कहती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रस्तुत धारा में उन दशाओं का वर्णन है जिन्हें परिसीमा अवधि में उल्लिखित प्रयोजन हेतु व्यतीत हुए समय का अपवर्जन किया जाएगा। यह अपबंध केवल तभी लागू होगा जब अभियोजन सद्भावना पूर्वक उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो तथा न्यायालय अधिकारिता के दोष के कारण ऐसे ही किसी अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। यह सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा। उसने अभियोजन की कार्रवाई सद्भावना से पूरी सावधानी से की है, तभी धारा 470 लागू होगी CRPC की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 470 के अंतर्गत परिसीमा की गणना के लिए व्यादेश तथा स्थगन आदेश की अवधि अपवर्जित की जा सकेगी। इसी प्रकार जिस अवधि में अभियुक्त भारत से अनुपस्थित रहा हो तथा वह फरार रहा हो तो उसने स्वयं को छुपाए रखा हो, इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि से अपवर्जित किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद वह स्थान छोड़कर कहीं लापता हो जाता है या वो छुप जाता है तो उस परिसीमा के अंदर उस व्यक्ति पर, उस अपराधी पर अपवर्जित लगाया जाएगा और उसके लिए उसको ढूंढा जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा। धारा 471 के अधीन जिस तारीख को न्यायालय बंद होगा उस तारीख तक का भी अपवर्जन किया जा सकता है तथा चालू रहने वाले अपराधों के संबंध में धारा 472 के अधीन प्रावधान किए गए निरंतर जारी रहने वाले अपराधों की दशा में अपराध चालू रहने के दौरान हर समय नई परिसीमा अवधि तय होती है। इसलिए जिस समय अपराध समाप्त होता है उस समय से परिसीमा की अवधि की गणना की जाएगी। जब अपराध समाप्त हो जाता है तो उसकी परिसीमा की अवधि
की गणना की जाएगी कि कितने समय की अवधि है। राज बहादुर सिंह बनाम भविष्य निधि निरीक्षक AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के 1688 के मामले में अब भी निश्चित किया गया कि कर्मचारी द्वारा प्रदत्त भविष्य निधि की योगदान राशि का भुगतान नहीं किया जाना निरंतर चालू रहने वाला अपराध है। इस अपराध में प्रति धारा 468 के परिमाण संबंधी उपबंध लागू नहीं होते, अपितु धारा 472 के उपबंध लागू होंगे और इसके अंदर धारा 472 के अंदर ही परिसीमा लागू होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जाके मुझे पूछ सकते हैं।